bases and salts. सो एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ने से पहले हम जरा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो जो भी सब्सटेंस होंगे उनको आप दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। पहले तो ऑल सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड into two categories. First is electrolyte and second is non-electrolyte. Electrolyte and non-electrolyte. ये जो क्लासिफिकेशन है इनटू टू कैटेगरीज, आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस of their interaction with water. वाटर के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन होता है किसी एक सब्सटेंस का, उसके बेसिस पे हम सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहले हम जरा बात कर लें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होंगे जो वाटर में डिसॉल्व होके आयंस में टूट जाएं, आयंस में ब्रेक हो जाएं, और ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। तो लिखेंगे हम यहां पे सब्सटेंस which dissociate into ions upon dissolving in water are called electrolytic substance। आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। दूसरा एक पॉइंट जो देखने को मिलेगा वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन dissolving in water। इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, मतलब पानी में डिजॉल्व करने पे, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर में जब आप डिजॉल्व कर लोगे तो ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स लिख लें अगर हम, एग्जाम्पल्स होंगे salts like NaCl, KCl, BaCl2, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, H2SO4, बेस जैसे कि NaOH, these are etc are all electrolyte substance। जैसे कि NaCl का एग्जांपल देख लेते हैं। तो NaCl सॉलिड अगर आपके पास है तो वो सॉलिड होगा, NaCl इज सॉलिड। लेकिन जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे NaCl को,
तो NaCl एक्वस बन जाएगा। NaCl एक्वस मतलब Na+ अलग, Cl- अलग। ये सिर्फ वाटर में हो रहा है, सॉलिड NaCl के अंदर में ये डिसोसिएशन नहीं हो रहा। तो वाटर के साथ कैसा इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का? तो वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होके आयंस में टूट जाते हैं, और क्योंकि आयंस बन जाते हैं वहां पे, ये आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। और यही कारण है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कब? जब एक्वस मीडियम में, जब डिसॉल्व कर दिया है वाटर में तब। सॉलिड स्टेट में NaCl कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, KCl कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब एक्वस मीडियम में है देन इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक्वस मीडियम यानी वाटर में डालने पे ही Na+ अलग और Cl- अलग हो रहा है। सॉलिड के अंदर में Na+ और Cl- आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो मूव नहीं कर सकते आयंस। अब मूव नहीं कर सकते तो कंडक्शन कहां से कराएंगे, करंट का फ्लो कहां से कराएंगे? तो वाटर में डिसॉल्व करने पे ही अपना जादू दिखाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर में डिसॉल्व करने पे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन देखने को मिलेगा। नोट कर लिया यहां तक हमने? देन इसके आगे लिखें नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, substance which do not dissociate into ions upon dissolving in water। डिसॉल्व तो हो सकता है लेकिन डिसोशिएट नहीं होगा डिसॉल्व होने पे। ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल ईथर्स एंड बेंजीन। वैसे तो बेंजीन डिसॉल्व भी नहीं होता वाटर में, डिसॉल्व अगर होता तब भी ये आयंस में टूटता नहीं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरीके से शुगर, जो हम नॉर्मल शुगर खाते हैं, दैट इज C12H22O11, दिस इज ऑल्सो अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देन ग्लूकोज, ग्लूकोज इज C6H12O6, ये भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यूरिया, यूरिया इज NH2CONH2। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, NH2 ट्वाइस CO। यूरिया, ईथर, बेंजीन, शुगर, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। दैट मीन्स शुगर को जब आप वाटर में ऐड करोगे तो ये वाटर में डिसॉल्व तो हो जाएगा। एक ग्लास वाटर था आपके पास, इसमें अगर आप 1 चम्मच शुगर लेके आए हो, इसमें ऐड कर दोगे और स्टिर कर दोगे तो ये डिसॉल्व तो हो जाएगा। लेकिन ये जो C12H22O11 है ये आयंस में टूटेगा नहीं। आयंस में अगर ये टूटेगा नहीं तो इसको कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पे आयंस में अगर टूटेगा तो कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पे आयंस में अगर नहीं ब्रेक होता तो ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो वाटर में डिसोशिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके बेसिस पे हमने दो क्लासिफिकेशन देखे, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपसे पूछा जाए अगर कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, तो क्योंकि आयंस नहीं मिल रहे और आयंस की वजह से ही कंडक्शन हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम यहां कह सकते हैं दैट नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर bad conductor of electricity in aqueous medium, या दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। वाटर में डिसॉल्व करने पे आयंस में नहीं टूटेगा और इस वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा।
So this is a bad conductor of electricity. नोट करें यहां तक। यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा, शुगर को वाटर में डिजोल्व किया तो ये हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में डिजोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा किसी भी सब्सटेंस का, उसको एक्वस सॉल्यूशन कहा जाएगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो देखो, इलेक्ट्रोलाइट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, तो ये दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। पहला कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में डिजोल्व करने पे 100% टूट जाए, 100% आयंस में ब्रेक हो जाए, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लिख लीजिएगा वर्ड्स में, इलेक्ट्रोलाइट दैट undergo 100% dissociation upon dissolving in water, upon dissolving in water are called strong electrolyte. So ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में डालने पे 100% आयंस में टूट जाएं, 100% डिसोसिएशन हो, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहूं मैं कि NaOH जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका ये मतलब है आपके लिए कि NaOH को जब आप वाटर में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा Na प्लस aqueous, AQ is for aqueous, plus OH minus, this is also aqueous, so this NaOH is also aqueous। जब NaOH को, या इसको नहीं भी लिखो तो NaOH में जब आप वाटर ऐड करोगे तो Na प्लस और OH माइनस में ये टूट जाएगा, Na प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। ये पूरा 100% डिसोशिएट हो रहा है, इसलिए आप देखिए एरो सिंगल एरो बता रहा है, ये पूरा का पूरा आगे चला गया। सिमिलरली NaCl जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें जब आप वाटर ऐड करोगे तो ये टूट जाता है टू गिव Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। इसी तरीके से HCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर ये एक्वस मीडियम में है तो HCl विल आयोनाइज, आयोनाइज और डिसोसिएशन, दो टर्म यूज कर रहा हूं मैं इंटरचेंज कर करके, टू गिव H प्लस आयंस विच इज इन एक्वस मीडियम एंड Cl माइनस आयन विच इज ऑल्सो इन एक्वस मीडियम। सो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोशिएट हो ऑन डिजोल्विंग इन वाटर, डिजोल्विंग इन वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर, वाटर के बिना ये सब कुछ नहीं होने वाला है, तो वाटर में डिजोल्व करने पे 100% डिसोसिएशन जहां पे होगा, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते कौन कौन है? सो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स जितने होंगे, लाइक HClO4,
like HBr, HI and H2SO4 etc. ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल होंगे। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड्स एक्सेट्रा, दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा जितने सॉल्ट्स होते हैं, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, BaCl2, जितने भी सॉल्ट्स आपको पता है उन सबको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर किया जाएगा। KNO3 भी डाल लो इसमें नाइट्रेट के लिए, Na2SO4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Second is a weak electrolyte स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट देखने को मिलते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो 100% डिसोशिएट नहीं होते, 100% से कम डिसोसिएशन होता है जिनका, इसको बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन या पार्शियल आयोनाइजेशन। टर्म है पार्शियल डिसोसिएशन और पार्शियल आयोनाइजेशन। लिख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स which are not 100% dissociated are called weak electrolyte. Full stop. There is partial ionization of electrolyte. There is a partial ionization of electrolyte and an equilibrium is set up between ionized and unionized form. There is an equilibrium between ionized form and unionized form. तो इस इक्विलिब्रियम मतलब समझो, इसका इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जो हमारा सॉल्ट था या जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट था, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के लिए देखें, CH3COOH, ये है हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिटिक एसिड कहते हैं इसे। इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो पूरा का पूरा CH3COH डिसोशिएट नहीं हो रहा, राइट? तो पूरा का पूरा डिसोशिएट नहीं हो रहा, तो मैं इसको एक हाफ एरो वाले एरो से दिखाऊंगा। ये इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए एरो यूज किया जाता है। तो CH3COOH एक H प्लस टूटेगा इससे और डिसोसिएशन होगा, वो H प्लस जाके H2O से लगेगा, तो आपको मिलेगा CH3COO माइनस प्लस H2O से H प्लस लगेगा तो H3O प्लस। या आप इसे ऐसे लिख सकते थे, CH3COOH aqueous dissociates to give CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब होता यह है कि CH3COH टूटता है तो गिव CH3COO माइनस और H प्लस, ये आगे गया, फिर CH3COO माइनस और H प्लस वापस जुड़ जाते हैं तो गिव CH3COH।
तो ये आगे भी जा रहा है और फिर वो वापस जुड़ते हैं प्रोडक्ट टू गिव रिएक्टेंट। तो ये दोनों चीजें चल रही हैं, दोनों चीजें चल रही हैं, लेकिन दोनों चीजों का रेट सेम है, मतलब जिस स्पीड से आगे जा रहा है उसी स्पीड से पीछे आ रहा है। तो किसी एक टाइम टी पे कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, और ये कंसंट्रेशन जो है ये 100% नहीं होता, 100% से कम होता है। देयर इज अ पार्शियल आयोनाइजेशन। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि 100% डिसोशिएट नहीं हो, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। 100% से कम होता है जहां पे आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऊपर का अगर नोट कर लिया हमने तो लेट से हमारे पास एक और एग्जांपल देखिए, कोई एक सॉल्ट है मान लीजिए, या सॉल्ट नहीं, कोई भी एक सब्सटेंस है ए बी सॉलिड, इसमें वाटर ऐड किया तो ये डिसोशिएट हो जाए अगर ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस, इस तरीके से। बट ये जो डिसोशिएशन है ये वापस भी जा सकता है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम वाला साइन दिख जाए अगर आपको, तो इसका मतलब है कि यहाँ पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके एग्जांपल्स इन जनरल कौन कौन शो करता है, तो लिख लीजिए वीक एसिड्स जितने हैं, जितने वीक एसिड्स हैं दे आर ऑल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक एसिड लाइक CH3COH acetic acid, then HCN hydrocyanic acid, then there is COOH twice ऑक्सैलिक एसिड है ये, एक्सेट्रा। इसके अलावा जितने वीक बेस होते हैं, वीक बेस लाइक ZnOH होल ट्वाइस, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे इसे, एक्सेट्रा आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। Since there is an equilibrium between the ions and the undissociated electrolyte, since there is an equilibrium between the ions and undissociated electrolyte, this type of equilibrium is called ionic equilibrium. This type of equilibrium is called ionic equilibrium. ये जो इक्विलिब्रियम देख रहे हैं आप, डिसोशिएटेड और अनडिसोशिएटेड आयंस और अनडिसोशिएटेड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में इक्विलिब्रियम है। आयंस है तो आयनिक इक्विलिब्रियम कह रहे हैं इसे। हो गया, नोट कर लिया हमने। Then let's talk about the conducting nature of acid and bases.
कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस अगर हम देखना चाहें तो एसिड्स जो होते हैं उनको आप ये कह सकते हैं बेसिक लेवल पे, एसिड्स dissolve and dissociate to give H plus ions. किसमें dissociate? In water to give H plus ions. So acids are basically substance जो कि H plus ion दे सकते हैं water में dissolve करने पे, and bases जो होते हैं dissolve and dissociate in H2O to give OH minus ions. सो इस कंडक्टिंग नेचर को चेक करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट ये है कि एक आपने लेना है बीकर और इस बीकर में हम सॉल्यूशन चेंज करते जाएंगे जिसका आपको चेक करना है कंडक्शन। यहां बॉटम पे हम एक रबर का कॉर्क लगा देंगे और इस कॉर्क के ऊपर 2 नेल्स लगा देंगे इस तरीके से। 2 नेल्स के बीच में गैप है और ये नीचे रबर है। रबर हम जानते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर होगा। ये एक नेल से आप इधर से हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी और इसको कनेक्ट कर देंगे हम एक बल्ब से और यहां लगा देंगे एक स्विच और इसको दूसरे नेल से कनेक्ट कर दिया। जो आपके पास यहां सॉल्यूशन है एंड दिस इज iron nail, this here is a rubber cork, ऊपर लगा हुआ है ये बैटरी, this is a bulb, this is a switch। अब ये हो गया पूरा सेटअप तैयार। अब क्वेश्चन ये है when will the bulb glow on switching on having solution? पहला 0.1 मोलर NaOH, सेकेंड 0.1 मोलर HCl, थर्ड 0.1 मोलर NaCl, फोर्थ 0.1 मोलर C6H12O6 and fifth 0.1 molar urea. When will the bulb glow on switching on the switch having solution? बताओ कब जलेगा बल्ब? सो सीधा सीधा हिसाब ये है कि आपके सॉल्यूशन में जब आयंस आएंगे तो आयंस कंडक्शन करा सकते हैं। जैसे NaOH will dissociate to give Na plus and OH minus। अब ये Na+ जो है पॉजिटिव चार्ज जो है ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। OH- जो कि नेगेटिवली चार्ज था
ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ भागेगा बैटरी के। तो ये दोनों जब फ्लो करेंगे तो इनके फ्लो की वजह से ही कंडक्शन आएगा। वही केस HCl के साथ है, ये डिसोशिएट होगा तो मिलेगा H प्लस और Cl माइनस, NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस। जहां जहां पे भी आयंस मिल रहे हैं वहां वहां कंडक्शन होगा। जबकि ग्लूकोज और यूरिया, दे वेयर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब आयंस में टूटेगा ही नहीं, तो कंडक्शन भी नहीं होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा। और ऑप्शन हो सकते थे, तो आपको सीधा सीधा ये समझना है कि जहां जहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है वहां वहां पे कंडक्शन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 1 2 एंड 3। किसी कोई डाउट? नोट कर लिया हमने यहां तक? एक और एक्सपेरिमेंट देखिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं पता करने के लिए फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट हम पता करना चाहते हैं तो ये एमीटर बेसिकली करंट बताता है कि करंट का फ्लो कितना हो रहा है, कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है वो चेक करने के लिए एमीटर लगाते हैं। तो आपने बना ही लिया था, उसमें बस आपको एक एमीटर और जोड़ना था। तो आप ये मत करो जो मैंने किया। दिस इज रबर कॉर्क नेल, देन बैटरी, बल्ब, एमीटर एंड स्विच। तो हम दो बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे 0.1 मोलर HCl लेके, और दूसरी बार हम करेंगे 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लेके। अब यहां पे जब आप एमीटर लगा रहे हो तो आप कितना करंट फ्लो हो रहा है ये भी देख सकते हो। याद रखना, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या समझेंगे, और कम करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या समझेंगे। ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब ज्यादा कंडक्शन है, मतलब ज्यादा आयंस मिल रहे होंगे आपको। और कम करंट है इसका मतलब कम आयंस मिल रहे हैं, क्योंकि बैटरी तो वही लगा रखी है, पोटेंशियल वोल्टेज का सोर्स सेम है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इस करंट आई फ्लो हो रहा है तो किसमें करंट ज्यादा होना चाहिए, फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में। अगर फर्स्ट में करंट फ्लो हो रहा है I1, सेकेंड में करंट फ्लो हो रहा है I2, तो आपको बताना है I1 और I2 में कौन ज्यादा होगा। ऑप्शन ए है आपके पास I1 इक्वल टू I2, ऑप्शन बी I1 ग्रेटर देन I2, एंड ऑप्शन सी I1 लेस देन I2, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
सो सी द कंसंट्रेशन इज सेम, और वॉल्यूम अगर नहीं दिया है तो लेट द वॉल्यूम, मैं दे देता हूं क्वेश्चन में, लेट द वॉल्यूम बी 200 ml। 200 ml वॉल्यूम ले लिया तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से हम मोल्स निकाल सकते हैं। HCl और CH3COH के दोनों के मोल्स सेम हो जाएंगे, बट HCl जब डिसोशिएट होगा तो ये 100% डिसोशिएट होगा टू गिव H प्लस एंड Cl माइनस। तो अगर आप ये कह रहे हो कि ये 0.1 मोलर था T इक्वल टू 0 पे इनिशियली, तो जैसे ही डाला आपने 100% डिसोशिएट हो गया, और T इक्वल टू T टाइम पे पूरा खत्म हो चुका है, और H प्लस और Cl माइनस हो जाएंगे 0.1 मोलर एंड 0.1 मोलर। जबकि एसिटिक एसिड जो था, दैट इज CH3COOH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका पार्शियल डिसोसिएशन होगा टू गिव CH3COO माइनस प्लस H प्लस। नाउ T इक्वल टू 0 पे ये भी 0.1 मोलर था और ये दोनों 0 0 थे। T इक्वल टू T टाइम पे क्या हुआ, इस 0.1 मोलर में से कुछ x अमाउंट डिसोशिएट हुआ, पूरा डिसोशिएट नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये बनेगा x, ये बनेगा x। अब ये जो x है, ऑब्वियसली ये 0.1 से तो कम होगा, यानी कि जो टोटल आयंस आए यहां पे वो पहले वाले केस से कम आए। सो वी कैन सिंपली से मोर आयंस means more ions will result in more current. सो सेम कंसंट्रेशन का वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आप लेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा आयंस मिलेंगे, और इस वजह से वहां पे ज्यादा करंट भी देखने को मिलेगा। और इस वजह से हम ये कह सकते थे दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, I1 इज ग्रेटर देन I2। अगर आपको कंसंट्रेशन और मोल्स भी नहीं समझ आ रहे थे तब भी आप ये कह सकते थे कि HCl टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस मिलेंगे, पूरे के पूरे H प्लस और Cl माइनस। जबकि CH3COH का डिसोसिएशन पार्शियल हुआ तो आपको आयंस तो मिले CH3COO माइनस और H प्लस, लेकिन ये पूरे के पूरे नहीं मिल रहे, कुछ अमाउंट मिला। तो आयंस जो थे, कंपेयर करें अगर हम HCl वाले केस में और इस केस में, तो आयंस कम मिल रहे हैं। कम आयंस मतलब कम करंट। अगर आप कंडक्शन समझना ही चाहते हो तो आप ऐसे देख सकते हो, यहां पे मैं लिखा ही नहीं, x इज लेस देन 0.1 है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर आप कंडक्शन समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये मेरे को पता कैसे चलेगा कि किस में ज्यादा करंट है, किस में कम करंट है? तो ये एम मीटर है ना, ये रीडिंग शो करेगा। इसका एरो जो है वो बताएगा 1 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है, 3 एम्पियर करंट है, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें से। तो ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा इसकी रीडिंग दिखेगी। तो एम मीटर से मैं ये मेजर कर लूंगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि मान लो आपके पास सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन के अंदर में आपने दो चीजें ऐसे लगा रखी है, मान लो ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, और इसको फिर आपने कहीं से बैटरी लगा के और फिर इधर बल्ब वगैरह लगा रखा है। तो मान लो यहाँ HCl है, तो जो HCl है ना वो टूट जाएगा टू गिव H प्लस, इट विल डिसोशिएट टू गिव H प्लस एंड Cl माइनस एक्वस। अब जो नेगेटिव एंड है, जो नेगेटिव एंड है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज। तो Cl माइनस जो है वो मूव करेगा इस प्लस की तरफ, और H प्लस मूव करेगा इस नेगेटिव आयन की तरफ। तो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो बेसिकली चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और ये जो चार्जेस का फ्लो है दिस इज करेक्ट। और इस वजह से आप देखते हैं कि ये थोड़ी देर में आपको एक बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ द आयंस कंडक्शन हो जाएगा, बिकॉज आयंस का फ्लो, फ्लो ऑफ आयंस या मूवमेंट ऑफ आयंस will result in current, या रिजल्ट इन कंडक्शन लिखना चाहिए मुझे, रिजल्ट इन कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन